सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आटा स्कैंडल के ऊपर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के कहने पर एक तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ उंगलियां उठती हुई नजर आईं, लेकिन उस रिपोर्ट की भरपूर तरीके से तरदीद की एक ऐसी शख्सियत जिसको उस रिपोर्ट के अंदर कसूरवार करार दिया गया और उनको OSD बना दिया गया, और वो है जो सेक्रेटरी खुराक रह चुके हैं पंजाब के अंदर उस वक्त जब ये स्कैंडल था बकौल इंक्वायरी रिपोर्ट के। नसीम सादिक साहब बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट हैं पंजाब के अंदर, और इनको जो इनकी रेपुटेशन है वो अपराइट और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स में से इनको शुमार किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी ये अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस रिपोर्ट की तरदीद की बल्कि उन्होंने कुछ और इंकशाफात किए हैं और उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक साहब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अपने खत में कहा है कि पंजाब में आटा माफिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जारी बात है, अगर कोशिश हो रही है तो वो पंजाब हुकूमत की तरफ इशारा होगा। बारदाना ओपन करने का फैसला काबीना ने किया था जिस पर अमल दरामद किया गया। मैं सिर्फ 2 माह 2 दिन सेक्रेटरी खुराक तैनात रहा, जबकि गंदम खरीदारी मुहिम मेरे सेक्रेटरी लगने से कबल शुरू हो चुकी थी। फिर सारा नजला नसीम सादिक साहब पर क्यों गिरा दिया गया? अफगानिस्तान को गंदम स्मगल करने में भी आटा माफिया मुलव्विस है। आटा माफिया पाकिस्तान में गंदम की कीमत कम होने का भी फायदा उठाता रहा है। ऑडिट पैरा से पता चला कि सब्सिडी हासिल कर लेने के बावजूद गंदम की एक्सपोर्ट सिर्फ कागजों तक महदूद रही। आटा स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी मेरे मुताल्लिक जानिबदार है, यानी नसीम सादिक साहब ये कह रहे हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के बाद मुझे मुताद्दिद स्कैंडल्स का जब इल्म हुआ तो मैंने तहकीकात शुरू कर दी। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो मेरा तबादला कर दिया गया। अगर यह बात ठीक है तो यह हुकूमत के बिहाफ पे एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है कि एक ऐसे ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तबादला क्यों किया गया। इंक्वायरी कमेटी गैर कानूनी कामों को न करने की वजह से जातियात पर उतर आई। बतौर कमिश्नर DG खान तैनाती के दौरान इंक्वायरी कमेटी के 2 मेंबर्स डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस, ये 2 वो मेंबर्स हैं जो उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई। उन्होंने एक रिहायशगाह की अलॉटमेंट के लिए मुझ पर दबाव डाला। यह रिहायशगाह मैंने कानून के मुताबिक स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन के जज को अलॉट की थी, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर गैर कानूनी तौर पर रिहायश पजीर था। मुझे संगीन नतायज की धमकियां दी गई और आला सतह से सिफारिशात भी करवाई गई। इंक्वायरी कमेटी के मेंबर ने मुझे तहकमाना लहजे में कहा कि अलॉटमेंट मनसूखी का लेटर कल सुबह तक मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन मैंने यह गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर रिपोर्ट में मुझे निशाना बनाया गया। पंजाब में फ्लोर मिल्स को कोटे की तकसीम अजला की आबादी के तनासुब से नहीं की जा रही, जिससे करप्ट अनासर फायदा उठा रहे हैं। 2018-19 में बम्पर क्रॉप यानी बम्पर पैदावार होने के बावजूद 40 लाख मैट्रिक टन का टारगेट हासिल ना हो सका। सूबा सिंध ने गंदम की खरीदारी नहीं की। पहले उन्होंने पंजाब हुकूमत का जिक्र कर दिया और फिर सिंध हुकूमत की भी एक गफलत की तरफ इशारा किया कि सिंध हुकूमत ने भी गंदम की खरीदारी नहीं की। इसी तरह एक और अहम रिपोर्ट, ये तीसरी रिपोर्ट है जो सामने आई है गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान, और वह है पावर सेक्टर से मुताल्लिक। मुल्क की तारीख की पहली 278 सफ़ात पर मुश्तमिल यह रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश हो गई है। 9 रुकनी टीम है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर से खजाने को सालाना 100 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में पावर प्लांट्स के साथ किए जाने वाले मुआहदों को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा गया है कि 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि 15% मुनाफा हासिल करने के बरक्स पावर प्लांट सालाना 50 से 70% मुनाफा हासिल करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हर पावर प्लांट की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर किया गया और नेपरा से भारी टैरिफ लिया गया, जबकि सिर्फ कोल पावर प्लांट्स की लागत 30 अरब रुपए इजाफी जाहिर की गई।
इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट में 100 अरब रुपए रिकवरी करने की भी सिफारिश की है। कुछ मामला जारी बात है साबका से मुतालिक और कुछ मामला मौजूदा पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुतालिक हैं। इस रिपोर्ट में भी और साबका रिपोर्ट्स में भी मेरे साथ जो 3 ऑनरेबल शख्सियात मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आपका बहुत शुक्रिया, हमें कसूर से ज्वाइन कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल मेंबर और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे। अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सर ये जो नसीम सादिक साहब फरमा रहे हैं, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के लिए। मेरे पास साहब बहुत शुक्रिया। वो मोहतरम है जो बात करेंगे। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में 30-35 साल से माफियाज काम कर रहे थे। कुछ सियासी माफियाज अदालतों ने एक्सपोज किए, कुछ कारोबारी माफियाज जो है जिनका वो हरकतें जो है जो कौम को लूटने वाली जारी रहीं 25-30 साल, और पिछली हुक्मरान जो थे वो चूँकि ख़ुद उस माफिया का हिस्सा थे, वो उन कारोबारी इदारों को चलाते थे, लिहाजा ये कार्टेल्स बन के इस मुल्क को लूटते रहे। और ये हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने नहीं लूटा, लेकिन फ़र्क ये है नए पाकिस्तान में कि जब कोई लूटेगा तो हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और एक रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट में कमियां खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले तो कौम को ये तारीफ़ करनी चाहिए इस लीडर की और इस पार्टी की कि जिसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ के इतना मुश्किल ये कार्टेल है जिसके खिलाफ एक्शन मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर नहीं ले सके, इमरान खान ने लिया। अब रिपोर्ट आ गई है, 25 को एक फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। रेस्ट अश्योर कौम यकीन कर ले कि इमरान खान जिसका नाम है वो अपने साथ बैठे हुओं को अगर माफ़ नहीं करेगा तो किसी और को भी माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा जो एक्शन लिए गए, वज़ीर मुस्ताफ़ी हुए, सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी हुए, फूड डायरेक्टरों को फारिग किया गया, जहांगीर तरीन साहब अलहदा हुए, वज़रा के महकमे बदले गए, और 25 की फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद इंशाअल्लाह कंपटीशन कमीशन इस पे कार्रवाई भी करेगा और इंशाअल्लाह ये लेकिन हम पाकिस्तान में देखेंगे सदाकत भाई, थर्ड कंट्रीज जहां पे ये कार्टलाइजेशन एक रेगुलर प्रैक्टिस है, जज्बात की और फरावानी में कार्टलाइजेशन को तोड़ने का भी एक बात इंशाअल्लाह आपने की है। आगाज एक तीसरी दुनिया के मुल्क पाकिस्तान के लीडर इमरान खान। अच्छी बात होना चाहिए ऐसा, लेकिन आपने जज्बात की फरावानी में एक बात की कि इमरान खान अपने साथ बैठे वो जो लोग हैं उनको भी माफ नहीं करता। तो ये आमिर कियानी साहब को हटाया गया था, क्यों हटाया गया था? इल्जाम तो कुछ और था लेकिन सामने नहीं आ सका। आजम सवाती साहब के ऊपर एक संजीदा जीआईटी बनाई गई थी। उस जमाने के चीफ जस्टिस ने साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी थी और उसने इनको गिल्टी करार दिया था, लेकिन आजम सवाती साहब वापस आ गए। तो इस तरह तो आप ना कहें कि सब कोई हटा दिया जिस पे भी इल्जाम लगा। फैसल वाडा साहब का भी स्कैंडल आया, हटाया तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर ने? देखें, ये आप जो आप मीडिया के इल्ज़ामात की या अपोजिशन के इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात ज़ाती नौइयत के होते हैं कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, किसी को किसी के साथ ज़्यादती कर दी, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो एक उसकी मीडिया रिपोर्ट होती है, एक उसकी अदालत की रिपोर्ट होती है। जब अदालतें फैसले करती हैं तो अदालतें अपने फैसलों में उनके फैसले बाइंडिंग होते हैं और कोई भी माई का लाल उन फैसलों को डिसओबे नहीं कर सकता। जो भी आपकी अपनी रिपोर्ट है, चाहे वो आजम स्वाति साहब के बारे में हो या किसी और के बारे में हो, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन अदालत ने कहा जहांगीर तरीन नाअहल है तो वो आज कोई MNA MPA कोई ओहदा रखते, और कोई इमरान खान साहब को कहीं असिस्ट कर रहे थे। तो जब एक रिपोर्ट आई जिसमें उनकी मिलों का नाम इतना साफ और ट्रांसपेरेंट जो निजाम है, शायद पाकिस्तानियों को उसकी आदत नहीं है। यहाँ तो शायद नवाज शरीफ साहब के दौर में 6 दफा चीनी 130 रुपए की हुई और नवाज शरीफ साहब मजे से बैठे रहे क्योंकि मुनाफा उनकी जेबों में और बाकी कमीशन जो है वो बाहर के बैंकों में जा रहा। बाकी ओमनी ग्रुप आपको पता है उसके पीछे कौन है। ओमनी ग्रुप जो हमारे बिलावल साहब के घर के खर्चे भी चलाता रहा। ओमनी ग्रुप की 8 मिलें, चलें, तो कितना फायदा उठा। चौधरी मंजूर साहब की तरफ आ जाता है। लिहाजा आज हम
शायद एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। चौधरी मंजूर जी, साहब, अब नई आप मिसाल कायम चौधरी करें। साहब आपकी पार्टी की तरफ इशारा कर दिया जरदारी साहब की शुगर मिलों का और ओमनी ग्रुप का जो आपस में ताल्लुक है, एक तो उस पर आप जवाब दे दें, दूसरा क्या पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करके ये जो 3 पहली दफा इंक्वायरीज हुई है पाकिस्तान में, आटा स्कैंडल की, चीनी स्कैंडल की और जो पावर सेक्टर का नेक्सस है, आखिर इंक्वायरी तो करवाई ना इस हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं गुजारिश करूं, एक काश इस मुल्क के अंदर ये जो शुगर मिले हैं, सीमेंट की मिले हैं, फ्लोर मिल्स हैं और राइस मिल्स हैं, ये कौड़ियों के भाव प्राइवेटाइज ना की जाती और आज ये कार्टल्स ना बनते और कीमतें भी इस कदर ज्यादा ना होती जितनी आज हैं। आज दुनिया के अंदर ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आपने वो जो मिसाइल बनाते थे, जो एटम बम बनाते थे, जो जहाज बनाते थे, वो आज सारे किधर है? सारे का सारा फलसफा न्यूकॉन्स का जो है वो बिल्कुल उड़ गया है और कहा यह जा रहा है कि आप सेहत को, आप तालीम को और आप खुराक को इस तरह से इस प्राइवेट हाथों के बिल्कुल उनके हाथों में देकर पूरी नौ इंसानियत को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, बड़ी ये एक नई बहस दुनिया के अंदर स्टार्ट हुई। जहां जहां पे देखिए चाइना का और अमेरिका का फर्क है, अमेरिका आज भी बड़ी पावर है, शायद ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन उनका सारे का सारा जो हेल्थ का सिस्टम था वो सारे का सारा प्राइवेटाइज था और वहां पे ये इस किस्म के तमाशे जैसे पाकिस्तान में ये शुरू कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड देंगे, इंश्योरेंस होगी, इस किस्म के तमाशे अमेरिका में थे। लेकिन आज किधर है? अमेरिका का सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। दूसरी तरफ चाइना का एक हेल्थ सिस्टम था जिसके पीछे पूरी रियासत खड़ी थी और खुराक के पीछे पूरी रियासत खड़ी थी। उसने लॉकडाउन भी किया, उसने इलाज भी किया, उसने खुराक भी लोगों को दी और उसने अपने लोगों को बचा लिया और मुल्क सारे को भी बचा लिया। एक बात मैंने ये गुजारिश करनी है, हमें भी सोचना पड़ेगा अब दोबारा से नए सिरे से। जो पीपल्स पार्टी का और जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा था, मैं समझता हूं कि वो एक नए सिरे से फिर वापस आ रहा है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी। दुनिया के अंदर ये डिबेट है, लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। तो मुझे ये बताएं कि जो मालम जब्बा था उसके जो मुल्जमान थे उसको तो बिल्कुल नहीं माफी दी खान साहब ने। सिर्फ इतना किया कि उनको एक को बना लिया डिफेंस मिनिस्टर और एक को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। खैबर बैंक के लोगों को बिल्कुल उन्होंने माफ नहीं किया जो स्कैंडल में थे। वहां पे एजुकेशन में जो जिनका स्कैंडल था उसको बिल्कुल नहीं माफ किया। जो वहां पे बीआरटी में थे उनको बिल्कुल नहीं माफ किया। वहां पे जिन्होंने वो एहतसाब वो बंद कराया, कमीशन बंद कराया, उनको बिल्कुल इन्होंने माफ नहीं किया। हेल्थ के अंदर जो कुछ वहां पे स्कैंडल आया उसको बिल्कुल माफ नहीं किया। और उसके बाद जो दवाइयों का स्कैंडल था उनको बिल्कुल माफ नहीं किया। वजारत लेकर उनको पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप दे दी। अब ये आ गए, अब इसका क्रेडिट क्या ले रहे हैं? ये तो रिपोर्ट सबसे पहले बशीर मेमन साहब ने दी थी और बशीर मेमन साहब ने जब दी थी उसमें जहांगीर खां तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम था और खान साहब ने वापस देकर बशीर मेमन को कहा कि इन दोनों का नाम निकालो। वो छुट्टी पर चला गया। अब इशू क्या हुआ? एक मीटिंग हुई है अमीर अब्बास साहब जिसमें जहांगीर खां तरीन ने बुलाई है। अच्छा। उसमें असद कैसर, परवेज खट्टक और कुछ और लोगों ने उन्होंने कहा कि इनाफ इज इनाफ, ये कुछ नहीं हो रहा तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। ये रिपोर्ट आने के बाद मीटिंग हुई है, ये पहले हुई है? जी पहले हुई है। अच्छा। ये पहले हुई और वो आईबी ने रिपोर्ट की। आईबी ने रिपोर्ट की तो उस पर जहांगीर खां तरीन साहब को बुलाएगा। उन्होंने कहा हमने मीटिंग की है और उसमें जो बताने वाले दोस्त हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ये क्लेम भी किया कि हमारे साथ 70 एमएनएस है और उसके बाद फिर ये सारा अटैक शुरू। यानी ये बगावत के जुर्म में सजा सुनाई गई। एक फिक्रा मुझे मुकम्मल करना, क्या जहांगीर खां तरीन साहब के पहले ड्राइवर और कुक के नाम पे फेक अकाउंट्स नहीं थे? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। तो उस वक्त तो याद नहीं आया ये सारा कुछ। खुसरो बख्तियार को बेहतर वजारत दे दी गई है। आज बड़ा शोर था कि हमने हटा दिया है, जो एडवाइजर थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के उनको इसलिए हटाया था। मैंने उसी दिन कहा था इसलिए हटा रहे हैं कि चूंकि 5 एडवाइजर आपके पास पूरे हैं और उसमें से उसको हटाकर बाबर अवान साहब को लाया गया और उनको वापस जो है वो जो असिस्टेंट क्या होता है वो बना दिया गया, एपीएमएस, स्पेशल असिस्टेंट एसएपीएम। हाँ जी। तो ये कैफियत है और ये उसके बाद ये हो रहा है सारा। और सीरियसली जो पीटीआई के बैक बेंचर्स हैं, मैं आपको ये रिपोर्ट एक दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि उनके अंदर सीरियस कंसर्न्स है। वो कहते हैं हम अपने हलकों में कैसे वापस आए।
तो जो अंदर इत्तेहादी हैं वो सारे आपने उस दिन पढ़ लिया, अपने मैंगल साहब की ट्वीट्स पढ़ ली जिस दिन ये बलूचिस्तान गए। एमकेएम का आपको ज्यादा मेरे से बेहतर पता है, काफ लीग का आपको ज्यादा मेरे से बेहतर पता है। काफ लीग ने तो एक और कमाल कर दिया ना सर, वो जो साद रफीक साहब से मुलाकात हुई है, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये ख्वाजा साद रफीक साहब की मुलाकात हुई है और इतलात ये है कि मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की इजाजत के बाद हुई है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। बात ये है कि चौधरी बरादरान के साथ एक अच्छा ताल्लुक है। वो देखिए, वो बड़े वफादार लोग हैं, लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं और कभी भी इखलाक से गिरी हुई बात आज तक उन्होंने नहीं की। तो हमारा उनसे एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रहता है और ये शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल नोटिस में था इस मुलाकात का। और अक्सर औकात वो अब स्पीकर भी हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो हमारा उनसे वक्तन फक्तन राब्ता रहता है और एक अच्छा हमारी उनसे एक ज़हनी हमांगी भी है। मगर कोई हुकूमत साजी या इस हवाले से अभी तक ना कोई बात माजी में हुई ना अब हो रही है। अब जो आपने आज का मेन टॉपिक है, अच्छा एक चीज और इसमें पूछ के, इस पे आपकी इजाजत से एक चीज और पूछ के देखें, वजादार लोग हैं इसमें कोई शक नहीं है, रख रखाव वाले लोग हैं चौधरी साहब इसमें कोई शक नहीं है, और स्पीकर हैं उन्होंने ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, हमजा शहबाज साहब को जो है वो इजाज़त भी दी कि वो आके इजलास अटेंड कर सके। लेकिन 20 साल के बाद मुलाकात हुई है ये ख्वाजा साहब की और 3 घंटे तक मुलाकात रही है। नहीं देखिए, इससे पहले आज से चंद हफ्ते पहले मेरे बुजुर्गवार रफीक तारड़ साहब की इयादत के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब तशरीफ लाए थे और वो मेरे घर तशरीफ लाए और यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा वो बैठे रहे। तो हमारा आपस में इस तरह का कई दहाइयों का ताल्लुक है कि जब मुलाकात होती है तो पुरानी बातें छिड़ जाए तो फिर वक्त का कई दफा पता नहीं लगता। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शायद कोई हुकूमत साजी या कोई इस हवाले से बात हो रही है। कुर्बतें तो बढ़ना शुरू होगी, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सियासी कुर्बतें बढ़ती है तो फिर पीछे कुछ मकसद होता है बाज़ों का। नहीं देखिए, बतौर स्पीकर मेरी उनसे अक्सर मुलाकात रही है, मेरा राब्ता भी उनसे हो जाता है, तो वो मैंने उनको बहुत ही शफीक पाया है और वो हर मामले पे अपोजिशन को ऑन बोर्ड करते हैं। और जब भी ये भी पार्लिमानी कमेटी थी कोरोना के ऊपर, उन्होंने पूरी हमारी इनपुट ली और हर हवाले से वो बतौर स्पीकर बड़े जस्ट और फेयर तरीके से चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। अच्छा, फिर ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ फरमाया था परवेज इलाही साहब के बारे में, मैं चाहूंगा जरा ये आपको दिखा देते हैं, सुनवा फिर आपकी राय लेते हैं कि अच्छी बात है, बिल्कुल सियासी नफरत, सियासी कदूरत, सियासी बुग्स ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब ये बहुत बढ़ जाता है तो उसका नुकसान लोगों को होता है कि सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन जब नजरियात तब्दील होते हैं तो फिर सवाल उठता है। दिखाएं जी तारड़ भाई। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि सियासत के अंदर भी आप दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं करते हैं और एक ताल्लुक, एक वास्ता, एक राब्ता जरूर रहना चाहिए। उसमें कदूरतें भी आती हैं, उसमें दूरियां भी आती हैं, तलखियां भी पैदा होती हैं। और जिस तरह आप अपोजिशन में भी देखें, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है, मगर हमारी भी तलखियां पैदा हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी भी होती है। बट मैं समझता हूं कि ये 90 की दहाई के बाद दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मैं समझता हूं बहुत सियासी बलूगत का मुजाहरा किया और किसी भी एक इखलाक से गिरी हुई जो है वो कभी बात नहीं हुई और हमेशा आपस में हमांगी जो है वो देखने में आई। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल माजी में बिल्कुल हुआ होगा और ये रिसेंट पास में हुआ होगा। बट अगर अब हमने एक अच्छा स्टेप लिया है और उनको रेसिप्रोकेट किया है जो उनके अच्छे और नेक ये अच्छा स्टेप कहीं इस वजह से तो नहीं है कि मुनीस इलाही साहब का नाम भी आ गया है चीनी स्कैंडल के अंदर? नहीं देखिए, ये चीनी स्कैंडल के आने से पहले ही हमारे बहुत अच्छे रवाबत थे आपस में और वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुनीस इलाही साहब अपनी पोजीशन आके क्लैरिफाई कर चुके हैं, वो अपना बता चुके हैं कि उनका क्या इसमें रोल है। तो मैं समझता हूँ कि इसको उससे रिलेट करना शायद मुनासिब नहीं होगा। राइट अच्छा, शॉर्टली जरा ये जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने पब्लिक की है उस पर नसीम सादिक साहब का जवाब आ गया। आप लोग कह रहे हैं कि ये जहांगीर तरीन को कॉर्नर करने के लिए या कोई म्यूटनी हो रही थी पार्टी के अंदर तो उसको रोकने के लिए किया गया है। हुकूमत कह रही है कि जो भी है, जिस वजह से भी की है, की तो है ना, कम से कम इसकी तो तारीफ करें। देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत स्केप गोट्स की हुकूमत है, यानी कुर्बानी का बकरा बनाने के माहिरीन जो हैं वो इस हुकूमत में बैठे हैं कि जुर्म कोई और करे और जजा किसी और को मिले उससे पहले जुर्म करने से और सजा उसके जुर्म करने के बाद किसी और को मिले।
और ये कुर्बानी के बकरों की एक लाइन है, अगर आप शुरू हो जाएं तो ये पंजाब से आप शुरू करें कि वो बुज़दार साहब की नहली छुपाने के लिए आईजीज की कुर्बानी दी गई, चीफ सेक्रेटरीज की कुर्बानी दी गई, शहबाज गिल की कुर्बानी दी गई, ओन चौधरी की कुर्बानी दी गई, मगर बुज़दार साहब वहीं के वहीं हैं और उनकी नाहली वहीं की वहीं है। अब नसीम सादिक साहब को जो लोग जानते हैं, इन्होंने लेट 80s में अपनी नौकरी का आगाज लाहौर से किया था और वो शख्स जो है वो पीटीआई के साथ बड़ा थिक उन्होंने भी काम किया जब वो लाइफ स्टॉक में थे। एक चाय की प्याली का रवादार नहीं है वो शख्स, उसकी ईमानदारी की कस्में पूरी सिविल सर्विस खाती है और जो लोग उसको जानते हैं वो जानते हैं कि उसने पूरा करियर जो है वो बड़े अपराइट तरीके से गुजारा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये रिपोर्ट फरवरी में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई, उन्होंने कहा कि जी इनसफिशिएंट है, नाम दबा लिए, रिपोर्ट दबा ली, वापस भिजवा दी। फिर 24 मार्च को रिपोर्ट आती है। अब देखिए, जब ये फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो फिर ऑब्वियसली जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर भी चहमगोइयां होती हैं। ये रिपोर्ट लीक होने का इंकशाफ मैंने तो नहीं किया, वो तो चंद साहब ने टीवी पे आके प्राइम टाइम के ऊपर आके उन्होंने कहा कि जी ये रिपोर्ट लीक हुई है और एक बड़े मायनाज एंकर ने कहा कि जी ये रिपोर्ट मैंने लीक की है। तो जब चीजें लीक हो जाए तो गवर्नमेंट को फिर ओन करना पड़ती हैं, फिर आपके पास वे आउट नहीं होता कि आप डिनाई कर सकें। अब इन्होंने इसको डाइल्यूट करने का जो तरीका है, अब ये नसीम सादिक साहब वाला मामला आप देख लें। अमीर अब्बास साहब मुझे ये बताइए, 90 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का तबादला किसी भी बंदे के जहन में मानने को आता है? यानी उसमें कितने पैसे उठाए गए होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए? और पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने 90 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का तबादला कैसे कर दिया और वीट प्रोक्योरमेंट के आगे पीछे कैसे कर दिया और उसका जिम्मेदार कौन है और वो किसके कहने पे हुआ? उसमें जो नसीम जी, मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर लूं, जो नसीम सादिक साहब से पहले सेक्रेटरी फूड थे, जब उनको फोन आते थे तबादलों के तो वो फाइल पे लिख के भेजते थे कि जी ये 36 या ये 40 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स हैं, वजीर आला के दफ्तर से मुझे कॉल आई है, ये कंफर्म कर दें। तो वो फाइल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरा, चीनी वाले मामले पे आप आ जाएं, मैं क्विकली इसको वाइंड अप करता हूँ। माजी में जो भी सब्सिडी दी गई, डॉलर का रेट क्या था और डॉलर के रेट की वजह से मुनाफा नहीं हुआ शुगर मिलों को। अब तो डॉलर का रेट कहां से कहां पहुंच गया, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्टेज का बताया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी के फेडरल सेक्रेटरी की तरफ से कि इस साल 5.2 मिलियन टन जो आपकी कंजम्पशन है, प्रोडक्शन और आपकी कंजम्पशन बराबर है, आपके पास सरप्लस नहीं है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये जानते बूझते हुए ये 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर तरीन साहब को और बाकी सब्सटैंशियल शेयर खुसरो बख्तियार साहब को किसने दिया? पीसीसी की मीटिंग चेयर करते हैं वजीर आजम और वो खुद कहते हैं मैं अपने फैसलों का आप जिम्मेदार हूँ। पिछले सालों की आप अलग इंक्वायरी करें, आप लटका दें जिसको लटकाना है। मैं सदके जाऊं अपने भाई अब्बासी साहब के, जो हमें यहाँ पे कंपटीशन कमीशन की कहानी सुना रहे हैं। किधर गया है नैब? नैब क्यों नहीं बोलता इसके ऊपर? हम तो नैब न्याजी गठजोड़ का राग अलाप रहे हैं पिछले 1.5 साल से। वो खैर नैब ने बुला लिया। मैं शहबाज शरीफ साहब को भी, मैं जरा आगे एक ब्रेक लेता हूँ आपकी इजाजत से, ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब्बासी साहब के मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि साद रफीक साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात किसी महलाती साजिश का हिस्सा नहीं है। तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करती है या नहीं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सदाकत अब्बासी साहब, मुनीस इलाही साहब का वजारत, वफाकी वजारत का मसला पहले भी एक नाराज़गी का बायस बन रहा था, फिर PML-Q के इख्तलाफात कुछ अर्सा पहले खुलकर सामने भी आए। अभी मुनीस इलाही साहब का नाम चीनी स्कैंडल के अंदर आ गया क्योंकि मुनीस इलाही साहब और चौधरी मुनीर साहब जो खुसरो बख्तियार साहब के भाई की शुगर मिल्स हैं उसके अंदर उनकी पार्टनरशिप है, ये रिपोर्ट कह रही है। अब चौधरी बरादरान की मुलाकात ख्वाजा साद रफीक साहब से और सलमान रफीक साहब से, तो तहरीक इंसाफ वेलकम कर रही है इसको? मैं बिल्कुल इस पे भी आता हूँ। पहले तो जो पिछली बात की तारड़ साहब ने और चौधरी साहब ने, कि मैं जितना ये बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे यकीन माने एक पाकिस्तानी होने के नाते खुशी हो रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी इस बयानिए पे आ गए हैं कि मुल्क को लूटा जाता है। चाहे वो मालम जब्बा की बात करें, मैं इनको वेलकम करता हूँ, ये BRT की बात करें वेलकम करता हूँ, ये हुकूमती जितना ये फूड सिक्योरिटी के
चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो फूड के डायरेक्टर्स हैं, जिन जिन की ये बात कर रहे हैं और जिन जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सारे इल्ज़ामात को वेलकम करता हूँ। मेरी पार्टी के जितने लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वेलकम करता हूँ। तारड़ साहब, मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि जब अगर मेरे किसी वजीर के बारे में अदालत फैसला देगी, चाहे वो कंपटीशन कमीशन दे, चाहे वो कोई अदालत दे, मैं आपको रेस्ट एश्योर कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरह बाहर खड़े होके अदालतों को बुरा भला नहीं कहूँगा, JIT को बुरा भला नहीं कहूँगा, वाजिया को नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा इन जजों को उठा के बाहर फेंक दें, इनके फैसले का कोई फिर और है, ये नायब न्याजी गठजोड़ है। मैं पाकिस्तानी आइन और कानून और वो अदालतें जिनको आपने और हमने मिल के आज़ाद कराया का, उनके एहतराम में सलूट पेश करूँगा। मेरी पार्टी का कोई लीडर जाता है, कोई वजीर जाता है, कोई मशीर जाता है, मेरा वज़ीर आज़म जाता है, हम पाकिस्तानी आइन कानून अदलिया के साथ हैं। ये होती है जमहूरी सोच। मेरे भाई शाहिद खाकान भाई साहब 3 दिन पहले एक TV शो में बैठे हुए थे, उनको कहा गया कि जी ये चीनी आपके दौर में 140 की गई थी, ये मुर्गी जो है वो एक दो महीनों में 100 रुपए से 300 रुपए की गई थी। आपको पता है मुर्गियों का कौन कारोबार करता है? अंडा 10 रुपए का 100 का हुआ था। तो वो कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में दोज वर मार्केट कंडीशंस और ये चोर बैठे हैं। भाई ये दो मयार नहीं चलेंगे। ये आप कहा करते थे कि जहांगीर तरीन साहब हमारी ATM है, खुसरो बख्तियार साहब हमारी ATM है। आज अगर किसी कमेटी में उनका नाम, किसी रिपोर्ट में उनका नाम आया है तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर पा रहा, मेरा अखलाकियात इजाजत नहीं देती कि मेरे मुल्क के किसी मोतबर इदारे ने उन पे इल्ज़ाम लगाया है। वो हमारे प्यारे हैं, वो इल्ज़ामात क्लियर करके आएंगे, हम उनको डिफेंड करेंगे। ये होती है जमहूरियत। मेरे भाई जमहूरियत के नारे तो करने बड़े आसान हैं, लेकिन जब आती है, जब लीडर करप्ट हो जाते हैं, उनके साथ बर्रे आज़मों पे दौलतें पकड़ी जाती हैं, उस वक्त हम फौज को, अदलिया को बदनाम नहीं करते। ये आपने सीखना है, आपकी ट्रेनिंग है, हम इससे गुजर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि ये जो करप्शन है ना, ये इस मुल्क की बीमारी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप भी आ गए और पीपल्स पार्टी भी आ गई, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हमने मुजाहरे किए, धरने दिए, तब नवाज शरीफ साहब को नायल कराया। हमने लॉकडाउन की भी धमकियां दी, तब आप भी निकलें और हमारे में कोई खामियां हैं तो दूर करें। अब रही बात आपके सवाल की, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। PTI की गवर्नमेंट को किसी ने नहीं कहा था कि आप रिपोर्ट निकालें, हमने खुद रिपोर्ट निकाली है। हम पाकिस्तान में माफियाज को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब कभी अपनी सियासत की परवाह नहीं करते, उन्होंने मुल्क की परवाह की है। आज भी अल्लाह का फजल है, इमरान खान का दौर है, बैनुल-अक़वामी वबा है, दुनिया में हर तरफ वावेला है, लेकिन पाकिस्तान में किसी को जरूरत नहीं है कि आप महंगी चीनी बेचे। जाएं पता करें, रेट चेक करें, जाएं आटे का रेट चेक करें। ये होती है अवामी फलाह वाली हुकूमत, और वो होती है हुकूमत में महंगी हुई ना। जब खुद वजीर हूं सदाकत साहब, इंक्वायरी कमेटी इसीलिए बनी कि महंगी हुई। शहबाज साहब, उनके बेटे और 25 अरब की सब्सिडी मिले। सर, वो 25 अरब की सब्सिडी महंगा हुआ तो इंक्वायरी हुई ना। और आज PTI की 2.5 अरब की सब्सिडी, हम कहते हैं उसका जवाब दें। सर बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैसे महंगी हो सकती है, कब महंगी हुई? देखिए महंगी हुई तो इंक्वायरी हुई ना। इंक्वायरी बजाते खुद इस बात की गवाह है कि हाँ चीनी भी महंगी हुई इस पौने 2 साल के अंदर और आटा भी महंगा हुआ। आज की बात कर रहा हूं अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, चीनी महंगी हुई, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरी कोताही है, मैं कौम के सामने एक्सपोज करूंगा। सही है। आज इनसे पूछें तारड़ साहब से कि जब नवाज शरीफ के दौर में 140 रुपए की चीनी हुई थी, पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये चोर हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी कहती है नहीं, वो उस वक्त ठीक था, वो जो कर रहे थे ठीक था। आपको पता है मुर्गी अंडे का काम कौन करता है? मुर्गी का अंडा 10 रुपए से 100 का हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। अमीर अब्बास आपका चैनल भी नहीं बोला, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोली। हम तो कहते थे 140 की हुई, कोई नहीं बोला। हमारे दौर में ज्यादती हुई। मैं कह रहा हूं जाए कैमरा पकड़ें, पता करें आटा कितने का बिक रहा है, पता करें चीनी कितने बिक रही है। मुल्क में बहरान है, मुल्क में इस वक्त वबा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कीमतें कंट्रोल हैं। ये फर्क है करप्ट लीडर्स में और ईमानदार लीडर में, अवाम की फलाह करने वाले में और अपने जाती कारोबारों और उम्मीद का दफा करने वाले में। ये फर्क है। बाकी आप आए, सियासत करें, इनसे मिलें, उनसे मिलें, इंशाल्लाह अवाम को पता है कि इमरान खान ने
करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना, लिहाजा जो हमारे में भी करप्ट एलिमेंट है वो भी एक्सपोज हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछले कुछ दिनों में 12 के करीब ऐसी अशियाएं कि जिनकी कीमत कम हुई है, यानी महंगाई उनमें कम हुई है। तकरीबन इतनी ही अशियाएं 12 से 15 जिनकी कीमत स्टेबल है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। ये गुज़श्ता एक डेढ़ माह के अंदर, ये बिल्कुल बात ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, कैसे क्रेडिट उनको नहीं दिया जा सकता? सिर्फ रमजान पीपल्स पार्टी और नून के दौर के रमजान चेक कर लें, वबा तो बहुत बड़ा इशू है, खाली रमजान चेक कर लें, ये तो सारे मिलके पैसे कमाते थे। जी चौधरी साहब, आज तो कोई किसी माई के लाल को जुर्रत हो रही है, वो सामने खड़ा होता है। चौधरी आप साहब, भले सियासत करें, आप इनसे मिले उनसे मिले, लेकिन तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम को पता है कि उनकी हमदर्द कौन है और उनका लूटने वाला कौन है। जी आप लूटते रहे हैं चौधरी साहब, हमदर्द नहीं है आप लोग। देखिए वो क्या कहते हैं, हंसे के रोए तेरी नुजर पे ख्याल पे हम। अब अगर एक बंदा 55 से 85 रुपए चीनी चली गई और वो इसका भी क्रेडिट ले रहा है, आटा नायाब है, लोग आज हाथों में पैसे पकड़े जलीलो ख्वार हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आटा नहीं मिल रहा, वो इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर उस पर क्या कहा जा सकता है? बीआरटी पे जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लें और दूसरों को कहते थे स्टे ऑर्डरों के पीछे छुपते हैं, उसका फैसला ना होने दें जो इनका केस पड़ा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और फिर भी कहें कि नहीं हम तो कहते हैं कि दावा देते हैं कि आए। जब जब इनके खिलाफ हुआ है तब ये भागे हैं और तब ये कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। क्या इनको ये पता नहीं था? हम बार बार कहते थे कि जहांगीर खान तरीन ये करता है, उस वक्त तो कोई बात नहीं कर रहे थे। ये खुसरो बख्तियार कल बुरा था जब नून के साथ थे, आज आए हैं इनके साथ तो वो दूध के नहाए हुए। सो जितने लोग आए हैं, मैं अब अगर गिनना शुरू करूंगा तो ये फिर अब्बासी साहब मेरे साथ नाराज हो जाएंगे, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको नाराज नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है कि आप कैसे ये सारी चीजें करेंगे? हम जब आए थे 2008 के अंदर तो लाहौर में आटे की तकसीम पे 3 लोग मारे गए थे, और उस वक्त भी यही टीम थी मुशर्रफ के दौर में जिन्होंने आटा और चीनी का क्राइसिस पैदा किया था। जरदारी साहब ने गंदम इतनी पैदा हुई है इस मुल्क के अंदर, उस पर एक पॉलिसी अपनाई, गंदम इतनी पैदा हुई कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया। और ये क्रेडिट जिस चीज का ले रहे हैं वो इमरान खान का डिसक्रेडिट है। उनके पास भी लोग आते थे, रोज आते थे, मेरे सामने आते थे कि हमें गंदम एक्सपोर्ट करने दे, हमें चीनी। उनका कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी। कम से कम 2 साल का स्टॉक होगा पाकिस्तान के अंदर। और आपको याद है 2010 के अंदर सैलाब आया था, 2011 के अंदर सैलाब आया था, क्या आटे की कोई किल्लत पैदा हुई थी? चीनी की कोई किल्लत पैदा हुई थी? नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त स्टॉक मेंटेन रखते थे। अब अगर जिम्मेदार है तो जहांगीर खान तरीन नहीं है। जहांगीर खान तरीन ने इजाजत दी है बाहर एक्सपोर्ट करने की। जिनने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है वो जिम्मेदार है। उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा की है, वो रिस्पॉन्सिबल है। खुद इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है, खुद अच्छा चौधरी साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ईसीसी को हेड करता है। ईसीसी ने अगर इजाजत दी तो ये हमारे रोज आ जाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला तो गलत हो सकता है चौधरी साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसला हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का, हाँ, लेकिन इसमें करप्शन तो जहांगीर तरीन साहब के एंड पे हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के एंड पे तो नहीं हो सकती। नहीं, आज तक वो तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी उनके साइकिल पे नहीं बैठे जहांगीर खान तरीन। सही है, राइट। अब्बासी साहब भी हंस पड़े हैं, अब्बासी साहब भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा अताउल्लाह तारड़ साहब से, शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया है नैब ने, और नैब जराए से कुछ जो सवालात किए गए हैं शहबाज शरीफ साहब से, वो कौन से सवालात हैं, और बकौल नैब शहबाज शरीफ साहब पहले उन सवालों के नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श जवाब देकर आए थे, लिहाजा मजीद सवालात हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहबाज शरीफ साहब को 17 अप्रैल को नैब ने तलब कर लिया है। नैब ने कुछ सवालात किए, जल्दी से वो चंद सवालात आपके सामने रख देता हूं। खानदानी जायदाद की तकसीम के बाद शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में कौन कौन से किस किस मकाम पर और कितनी मालियत के असासे आए, बैरून मुल्क असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए, और ये असासे कब खरीदे गए या कब फरोख्त किए गए।
बैंक कर्जों के जराए, कर्जों की वापसी और वाजिबुल अदा कर्जों की तफसीलात फराहम की जाएं। बार्कलेस बैंक से लिए गए 2005 से 7 के दरमियान के कर्ज की तफसीलात फराहम की जाएं। जिला कसूर में चौधरी साहब के जिला में मोहतरमा नुसरत शहबाज साहिबा को तोहफे में दी गई जमीन की तफसीलात फराहम की जाएं। तमाम तहाइफ की तफसीलात जो खानदान के दीगर अफराद को दिए गए या उनसे बतौर तोहफा लिए गए, उन तमाम तहाइफ के जराए क्या थे, सोर्सेज। इसी तरह से 2008 से 19 तक ज़रई आमदन, जो जमीन काश्त की गई और अदा किए गए ज़रई टैक्स की तफसीलात फराहम की जाएं। FBR को बताई गई कारोबारी आमदन, इन्वेस्टमेंट और कारोबार के मकाम और उसके वॉल्यूम की तफसीलात फराहम की जाएं। कितने साल तक शहबाज शरीफ साहब H ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर की रिहायशगाह को बतौर वज़ीर आला हाउस या कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे और उस पर हुकूमत पंजाब का कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी तफसीलात फराहम की जाएं। जाती बैंक अकाउंट में जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे, खानदान के दीगर अफराद के जाती बैंक अकाउंट्स में जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे, खानदान के दीगर अफराद के नाम पर चलने वाले कारोबार जो है उनमें जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे, लाहौर डिफेंस में वाक़े घर का किरायानामा, किराया की रकम क्या थी, यानी कितना किराया था माहाना और कितने अरसे तक वो घर किराए पर लिया गया, इसकी तफसीलात भी फराहम की जाए। इसी तरह से कुछ और सवालात हैं और नैब का ये कहना है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, लिहाजा वो सवालों के जवाब देने के। तो तारड़ साहब, आप ना सिर्फ इस वक्त पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं बल्कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे थे। तो ये जो सवालात हैं ये काफ़ी सख्त सवालात लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब मुतमिन करेंगे नैब को, लेकिन सवालात इस दफ़ा बहुत सख्त तैयार किए उन्होंने। नहीं जी, नैब की तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। आप देखें कि इस केस को चलते हुए 1.25 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक इसमें रेफरेंस दायर नहीं हुआ। पिछली पेशी पे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तमाम मुल्जिमान को वहां पेश होने से इस्तिस्ना दी है कि क्योंकि कार्रवाई आगे चल नहीं सकती जब तक रेफरेंस दायर नहीं होगा। इसी केस में हमजा शहबाज शरीफ साहब पिछले 10 माह से पाबंदे सलासिल हैं और उनसे पिछले 10 माह में मेरा ख्याल है 10 घंटे भी तफ्तीश नहीं की गई, क्योंकि है कुछ नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वजीर आला रहे हैं, उनकी जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ ड्यूली डिक्लेयर्ड है। वो इस वक्त भी सिटिंग मेंबर है नेशनल असेंबली के। अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी होती तो अब तक FBR को एक्शन ले लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि ये वही घिसे पिटे सवाल हैं जो हर बार किए जाते हैं, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और नैब को लगा कि जी अब हमें इनको बुला लेना चाहिए, वो चाहे शहजाद अकबर के कहने पे हो या इमरान खान साहब के डायरेक्ट हुक्म पे हो, तो वो नैब बेचारी मजबूर है, इनके हाथों उन्होंने सवालनामा भेज दिया है। बट जो लीगल और फैक्चुअल पोजीशन है इस केस में, मैंने आपको उससे आगाह कर दिया है कि ये पोजीशन है। और हमजा शहबाज शरीफ साहब से अगर इन्होंने 10 माह में 10 घंटे भी तफ्तीश की हो तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल एक फर्जी केस बनाया गया है जिसमें किसी किस्म का कोई मेरिट नहीं है और तमाम तर डिटेल्स पब्लिक है, सब कुछ डिक्लेयर किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इनका है, इलेक्शन कमीशन में भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये इंक्वायरी कर लेते। राइट। अच्छा सर, चीफ जस्टिस साहब ने, तारड़ साहब चूंकि आप लॉयर भी हैं, चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस ले लिया है कोरोना के ऊपर। ये चीफ जस्टिस साहब का पहला सो मोटो नोटिस है। ठीक किया उन्होंने, मतलब हम चैलेंज तो नहीं कर सकते वो जो अदालत ने जो नोटिस लिया, लेकिन इस हालात में इस वक्त हुकूमत की तवज्जो कहीं मुतासर तो नहीं होगी इससे? देखिए, मैं उस तरफ आता हूँ जो अब्बासी साहब ने यहाँ पे बातें की। अब्बासी साहब की जो जमात है ये एक ही नैरेटिव पे आई थी और वो एंटी करप्शन का नैरेटिव था और कोई एजेंडा अवाम के सामने नहीं रखा। अगर ये उसी सफ में आके जिसके इल्जामात हमारे पे लगाते हैं जो अब तक साबित नहीं हो सके, हमने तो भुगत लिया, हमने अदालती फैसले भी तस्लीम किए, हमने सजाएं भी भुगती, हम भुगत भी रहे हैं, नैब न्याजी गठजोड़ का भी शिकार हैं, मगर जो एंटी करप्शन के नैरेटिव पे ये आए थे और दूध और शहद की नहरें बहाने आए थे और बैरून मुल्क और मुल्क के अंदर कहा था कि हम पब्लिक हैंगिंग्स करेंगे, लोगों को उल्टा लटकाएंगे और चीन का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये देखे ना, अब अगर ये इस बात पे आ गए हैं कि हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी और उसकी शाबाशी चाह रहे हैं, वो तो मिलने नहीं वाली इनको। क्योंकि ECC को जब बताया जाता है कि शॉर्टेज होगी और कीमत ऊपर जाएगी और क्राइसिस पैदा होगा, जानते बूझते हुए ये करना, मैं समझता हूँ मुजरिमाना गफलत है। एक बात
और एक बात इसमें ये ऐड कर लें, आप हुकूमत में हैं, जी। अगर अंडा और मुर्गी का को आपको लगता है कि किसी ने उसमें कोई गबन किया है तो गो अहेड, आप किस मर्जी महकमे से इंक्वायरी करवा लें। बिल्कुल सही है, उसकी बार-बार इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अंडा मुर्गी कर रहे हैं आप हुकूमत में, आप ऑपोजिशन, आप गिलगिला किससे कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक साहब से कर रहे हैं, मेरे से बिल्कुल कर रहे ठीक हैं। है। मुख्तलिफ दुनिया के जो हुक्मरान हैं, उनकी कैबिनेट्स वो अपनी तनख्वाहों में कटौती करके कोरोना के फंड में जमा करवा रही हैं। जैसे मलावी के जो सदर हैं पीटर मुथारिका, उन्होंने अपनी कैबिनेट और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाहों में 10% तक 3 महीने तक मुसलसल कटौती कर दी है। इसी तरह से रवाडा के जो वज़रा हैं और रवाडा की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उन्होंने अप्रैल के महीने की पूरी तनख्वाह कोरोना के फंड में दे दी है। जनूबी अफ्रीका के जो सदर हैं रामाफोसा, उन्होंने जो ऐलान किया है, जल्दी से ये दिखा दें। राइट, शॉर्टली सदाकत, प्राइम मिनिस्टर लोगों से कह रहे हैं डोनेशन दें, बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा अलमिया है कि हम सबको मिलके इसके लिए हुकूमत का साथ देना होगा, लेकिन बेहतर नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेती अपने हद तक? बिल्कुल अच्छी बात है और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। वैसे मैंने अपने 3 महीने की तनख्वाह अपने जो मेरे हलके का फंड है उसमें डाल के लोगों को रिलीफ देने की बात की है। बाकी लोगों के भी फंड डलवाएं, तकरीबन जबरदस्त को 85 लाख रुपए तक का हमने इकट्ठा किया, उसमें मैंने 3 महीने की तनख्वाह दी है। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। बाकी जो तारड़ साहब ने बातें की कि हमने कहा था कि हम एंटी करप्शन नैरेटिव पे आए थे और लोगों को उल्टा लटकाने वाली बात, मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी वाली बात, शबाशीश वाली बात कर रहे हैं। हमने कभी भी उल्टा लटकाने की बात नहीं की, हमने कटहरे में खड़ा करने की बात की और हमने कटहरे में खड़ा किया है। अब इनकी सारी बातों में एक तरफ ये है कि नैब न्यायाधी गठजोड़ है, वक्त खत्म है। मैं जरा चौधरी साहब से पावरफुल है, मैं जरा चौधरी साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। सदाकत सदाकत माजर के साथ टाइम कम है, मैं उनकी नैब की भी हम चौधरी साहब से जुमला बोलूं। जी बोल रहे, ये चौधरी साहब के लिए एक जुमला है सिर्फ। हम एक तरफ इतने ताकतवर हैं कि तमाम इदारों को हम चलाते हैं और एक तरफ हमें इल्जाम लगता है अगले दिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो एक नोटिफिकेशन ही निकाल सकते, लिहाजा ये खुद कंफ्यूज है। हमें बहुत ताकतवर भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर को पता चलेगा हम क्या हैं, यानी आहिस्ता-आहिस्ता वक्त के साथ। अफ्रीका के ये तरक्की पजीर ममालिक है, रवांडा, मलावी, इनकी कोई काबिल जिक्र ममालिक भी नहीं है, लेकिन वहां के हुक्मरान भी अपनी मिसाल पेश करें कि आप प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को अपनी तनख्वाह में से कोई हिस्सा देना नहीं चाहिए था? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। जहाँ पे ये सूरत हाल है, ये एक कैफियत होती है ना, उसमें आप सलामती तो माशाल्लाह हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी खुद भी अरबपति हैं और उनको और बाकी वज़रा को ये एक अलामती होती है जिसको फिर लोग फॉलो करते हैं, दूसरे फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ कोरोना के हवाले से जो आपका सवाल था चीफ जस्टिस साहब का, प्रॉब्लम ये हुआ कि सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने इसलिए लिया कि उस पर कोई चीज़ हमें बताई नहीं जा रही, कितने फंड्स रिलीज कर रहे हैं, जो किट्स आ रही वो किधर जा रही, सूबों को दी जा रही, नहीं दी जा रही। हम गलतियों पे गलतियां करते, तफ्तान पे गलती की, हमने कहा तो इन्होंने शोर किया, फिर तबलीगी इज्तिमा को लेट डिसाइड किया, उस पर गलती की। अभी ये जो BISP के पैसे तकसीम कर रहे हैं उस पे फिर एक दफा कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं। तो अभी तक सूबों के लोग रो रहे हैं, कोई सूबों को, इवन पंजाब को कोई पैसे नहीं जारी किए अभी तक इन्होंने, जो अगले 3 महीने की ट्रांचेस जारी करनी थी, जो उनका NFC अवार्ड में बनता है वो भी नहीं जारी कर रहे। मीटिंग में बैठे होते हैं, बड़े खुश जाते हैं। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया सदाकत अब्बासी साहब, चौधरी मंजूर साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।